डिवाइन इंटेलेक्चुअल में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवानी शर्मा और आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5। तो चलिए आज का जो हमारा कंटेंट है देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। बेसिकली ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने लीडर्स को, अपने रूलर्स को वोटिंग के ज़रिए इलेक्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है इसकी स्टार्टिंग एक स्टोरी से होती है जिसमें एक बच्चा होता है शंकरन, और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देख रहा होता है कि वो वोट करने के लिए रेडी हो रहे हैं और वो कितने एक्साइटेड हैं वोट करने के लिए। तो शंकरन जो है वो जानना चाह रहा था कि वो इतने एक्साइटेड क्यों हैं। तो उनके ग्रैंडफादर हैं वो उनको बताते हैं कि आज के दिन हम अपने लीडर्स को, अपने रूलर्स को चूज़ कर सकते हैं। अगर हम आज भी देखें तो आज भी हम क्या देखते हैं कि हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं तो वो आज भी, अगर हम वोटिंग के दिन उनको देखते हैं तो वो वोटिंग के लिए बहुत ही उत्साहित हमें नज़र आएंगे। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि हम किस तरीके से कुछ जो लोग थे वो रूलर्स बन जाते थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वोटिंग जो था, हम आज भी और आज से 50 साल पहले भी जो अपने लीडर्स को, अपने रूलर्स को इलेक्ट करते थे, चूज़ करते थे, वो वोटिंग से ही करते थे। लेकिन अगर हम बात करें आज से 3000 साल पहले की तो हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि अलग ही तरीका होता था उस समय राजाओं को चूज़ करने का। उस समय के जो राजा होते थे वो बड़े बड़े यज्ञ करके, हवन करके ही राजा बन जाते थे। ठीक है। और इसमें जो हमारा सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस जो हमारा यज्ञ था वो है हमारा अश्वमेध यज्ञ। अगर मैं आज के समय की बात करूं तो आज के लोगों को बहुत, ये इसका उदाहरण हमें रामायण में देखने को मिला। सबसे ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी जो है वो रामायण से मिलती है, जब श्री राम जी ने ये अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ क्या था कि अश्वमेध यज्ञ में जो राजा था वो एक यज्ञ करवाते थे, और यज्ञ करवाने के बाद उस हॉर्स को वो खुला छोड़ देते थे, दूसरे राज्यों में उस घोड़े को भेज देते थे, और जितने भी राज्यों के राजा उसे जाने देते थे, इसका मतलब क्या होता था कि उन्होंने उस राजा को स्वीकार कर लिया है। लेकिन जो राजा उस घोड़े को पकड़ लेते थे तो इसका अर्थ क्या होता था कि वो उस राजा को चुनौती दे रहे हैं कि हम आपको राजा एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पहले आप हमसे युद्ध कीजिए, फिर उसके बाद अगर जो भी जीतेगा वो वहाँ का राजा बनेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जितने भी राजा, जिन्होंने उस राजा को एक्सेप्ट कर लिया होता था कि वो राजा है हमारा, तो उन सभी राजाओं को वो अश्वमेध यज्ञ में इनवाइट करता था। और ये जितने भी रिचुअल्स होते थे अश्वमेध यज्ञ के, ये ट्रेंड प्रीस्ट के द्वारा ही किए जाते थे। एक ऐसा प्रीस्ट जिसे इन सब की अच्छी सी जानकारी होती थी, जो यज्ञ करने में ट्रेंड होता था। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो भी राजा अश्वमेध यज्ञ करता था उसको हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल राजा मानते थे, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ कोई भी नॉर्मल राजा इस तरीके से नहीं कर सकता था। उसके लिए राजा के पास एक पावर और स्ट्रेंथ होना बहुत ही ज़रूरी था। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो यज्ञ का एक सेंट्रल फिगर होता था, जो मेन होता था इस यज्ञ का, वो हमारा राजा होता था। तो इसीलिए जो उसकी सीट होती थी वो भी स्पेशल सीट होती थी, जैसे कि उसका एक थ्रोन हो गया, ठीक है, राजगद्दी हो गई उसकी, ये एक टाइगर की स्किन या शेर की खाल हो गया। ठीक है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो राजा होता था युद्ध में हमेशा उसके साथ उसका सारथी होता था। ठीक है, रथ खींचने वाला उसका सारथी हमेशा उसके साथ होता था। और अश्वमेध यज्ञ के टाइम पे वो क्या करता था, वो राजा की जितनी भी ग्लोरीज हैं, जितनी भी विक्ट्रीज़ हैं, जितने भी उसके गुण हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो सबको बताता था, एक कहानी के रूप में सबको वो सुनाता था। इसके बाद हम देखते हैं जितने भी थोड़े बहुत रिचुअल्स होते थे उसके बाद वो राजा की जो वाइफ है और जो राजा के बेटे होते थे वो परफॉर्म करते थे, और जो दूसरे राजा होते थे वो वहाँ पे एक ऑडियंस की तरह बैठे होते थे, एक स्पेक्टेटर की तरह, यानी देखने वाले। स्पेक्टेटर का यहाँ पे मीनिंग क्या हुआ, देखने वाले, एक दर्शक बन के बैठते थे दूसरे राजा। अब जो हमारे प्रीस्ट होते थे वो दूसरे और भी रिचुअल्स होते थे, जैसे जो हम मानते हैं कि जो हमारा पवित्र जल होता है उसका छिड़काव करना, वो सब वो पुरोहित जो होते थे, जो हमारे प्रीस्ट होते थे, वो करते थे। जो वहाँ के आम लोग होते थे, जो वैश्याज होते थे, विश होते थे, जो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, वो राजा के लिए गिफ्ट्स लेकर आते थे। और जो कुछ लोग होते थे जैसे जिनको हम शूद्र बोलते थे, उनको इन सभी रिचुअल से
बाहर रखा जाता था उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता था। यहाँ पे अब हम क्या देखते हैं, ऐसी बहुत सी बुक्स थी जो नॉर्थ इंडिया में कंपोज की गई थी और ख़ास करके गंगा और जमुना के एरियाज़ में। ठीक है, ये जो बुक्स थी इनको हम क्या बोलते थे, लेटर वैदिक। क्या बोलते थे, लेटर वैदिक। क्यों कहा जाता था इनको लेटर वैदिक? इनको लेटर वैदिक इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये जो है ऋग्वेदा के बाद बनी। ठीक है, क्योंकि ये ऋग्वेद के बाद बनी तो इसलिए हमने इनको लेटर वैदिक बोल दिया। ठीक है, अब इनमें कौन कौन सी आ जाती है हमारी, इसमें आ जाती है हमारा सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और उसके अलावा और भी दूसरी बुक्स होती थी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, ये जो है एक प्रीस्ट के द्वारा ही कंपोज की गई थी और इसमें जो है हमें बताया जाता था कैसे जो दूसरे रिचुअल्स हैं इनको हमें परफॉर्म करना है, जो भी हमारे रीति रिवाज है हमको किस तरीके से परफॉर्म करें। और इनमें क्या है, हमारी जो सोसाइटी हैं, सोसाइटी के बारे में जो भी रूल्स होते हैं तो वो इन्हीं में ही लिखे गए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, जो हमारी सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी हमारे अलग अलग ग्रुप्स में बटी हुई थी उस टाइम। ठीक है, जो हमारा प्रीस्ट, वैरियर, फार्मर, हर्डर, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन, लेबरर, फिशिंग, फोक, फॉरेस्ट पीपल, ये सभी थे सोसाइटी में। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, जो भी हमारे प्रीस्ट होते थे और हमारे क्षत्रिय होते थे, वॉरियर्स होते थे, ये जो है रिच होते थे, इनके पास खूब पैसा होता था। और जो हमारे फार्मर्स और ट्रेडर्स होते थे वो भी उस टाइम पे उनके पास भी पैसा होता था, वो भी थोड़े बहुत रिच होते थे उस टाइम। लेकिन जो दूसरे थे, जैसे हमारे हर्डर्स हो गए, क्राफ्ट पर्सन्स हो गए, लेबरर्स हो गए, ठीक है, और हमारे फिशिंग फोक यानी मछुआरे हो गए, हंटर्स हो गए, गैदरर्स हो गए, ये सभी जो है हमारे बहुत ही ज़्यादा गरीब होते थे। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जितने भी हमारे वर्णास, अलग अलग वर्ण के लोग होते थे, उनके सबके ही अलग अलग फंक्शन होते थे। जो पहला वर्ण था हमारा, जो हम यहाँ पे देखते हैं ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण का क्या काम होता था, ब्राह्मण का काम होता था वेदों को पढ़ना, फिर उन वेदों को आगे पढ़ाना, उसके बाद यही सब करके वेद सुना के दक्षिणा लेना, गिफ्ट्स लेना। ठीक है, दूसरे में हम देखते हैं क्षत्रियों को। जो हमारे क्षत्रिय थे, क्षत्रिय क्या होते थे, क्षत्रिय हमारे रूलर्स होते थे, उनका क्या काम होता था, युद्ध लड़ना और लोगों की रक्षा करना। तीसरा हम देखते हैं वैश्यास। जो हमारे विश्व और वैश्यास होते थे, हम क्या मानते थे, वो फार्मर्स होते थे, हर्डर्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, और दोनों ही क्षत्रिय और वैश्यास दोनों ही क्या हैं, दोनों ही यज्ञ और हवन और सैक्रिफाइस कर सकते थे। ठीक है, अब लास्ट में हम क्या देखते हैं, लास्ट में होते थे हमारे शूद्रास। शूद्रास का क्या काम होता था, शूद्रास का काम होता था जो हमारे पहले 3 ग्रुप्स हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों की सेवा करना। ठीक है, और वो कोई भी रीति रिवाज को परफॉर्म नहीं कर सकते थे। और जो हमारी वुमेन हैं, वुमेन भी इन्हीं शूद्रास के साथ ग्रुप में होती थी। ठीक है, उनको भी इन्हीं ग्रुप्स में रखा जाता था कि दोनों ही, यानी वुमेन और शूद्रास दोनों ही वेदों की स्टडी नहीं कर सकते थे। और अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, जो हमारे प्रीस्ट हैं वो किस तरीके से डिसाइड करते थे कि किसी का भी वर्ण क्या होगा। इसका जो डिसीजन है किसी का भी वर्ण क्या होगा, वो किस बेस पे किया जाता था कि उस व्यक्ति का बर्थ कहाँ होता है। अगर किसी भी बच्चे का बर्थ एक ब्राह्मण फैमिली में होता है तो वो ऑटोमेटिकली ब्राह्मण होगा उसका वर्ण। अगर किसी भी बच्चे का बर्थ क्षत्रिय फैमिली में होगा तो वो ऑटोमेटिकली क्षत्रिय बन जाएगा। ठीक है, और बाद में इन्होंने कुछ लोगों को अनटचेबल्स भी कहना शुरू कर दिया, जिसमें हमारे क्राफ्ट पर्सन्स हो गए, हंटर्स हो गए, गैदरर्स हो गए। ठीक है, और ऐसे लोग हो गए जो अंतिम क्रिया, अंतिम संस्कार करने के काम आते थे, उनमें हेल्प करते थे जो लोग। अब आगे हम क्या देखते हैं, आगे हम देखते हैं कि बहुत से लोगों ने इस वर्ण सिस्टम को नहीं माना, जो कि ब्राह्मणों ने लिखा था उस सिस्टम को लोगों ने नहीं माना। कुछ जो राजा थे वो क्या मानते थे कि वो प्रीस्ट से सुपीरियर है, प्रीस्ट से अपने आप को वो सुपीरियर मानते थे। और जो दूसरे थे वो क्या, दूसरे लोग क्या मानते थे कि बर्थ बेस नहीं हो सकता किसी का भी वर्ण डिसाइड करने का। ठीक है,
किसी का भी वन डिसाइड करने का बेस उसका बर्थ नहीं हो सकता। और कुछ लोग ये भी मानते थे कि वर्क के बेस पे भी डिफरेंस करना ठीक नहीं है, ठीक है। और कुछ लोगों ने ये माना कि हर किसी का अधिकार है कि वो रिचुअल्स को, अपने रीति रिवाज को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ हम क्या देखते हैं कि बहुत से लोगों ने अनटचेबिलिटी को भी क्रिटिसाइज़ किया। अनटचेबिलिटी के भी खिलाफ बहुत से लोगों ने बोला उस समय। अब हम क्या देखते हैं कि हमारे इंडिया में ऐसे बहुत से एरियाज़ भी थे, जैसे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया, जहाँ पे सारे डिफरेंस, सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस इतने ज़्यादा नहीं थे, और जहाँ पे जो प्रीस्ट हैं इनका प्रभाव भी कम था। चलिए अब हम देखते हैं जनपदास क्या था। जो भी राजा बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करते थे, यज्ञ और हवन करते थे, अब हमको क्या कहते थे? अब हमको कहते थे जनपदास के राजा। क्या कहते थे? जनपदास के राजा। लिटरली देखें तो जनपदा का मीनिंग क्या होता था? जनपदा का मीनिंग होता था कि ऐसी लैंड जहाँ पे लोग जो हैं वो सेटल्ड हो गए हैं, जहाँ पे लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया है। अब जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने बहुत सी जनपदास को एक्सप्लोर किया है, ढूंढा है। जैसे कि हमारा दिल्ली में पुराना किला हो गया, ठीक है, हस्तिनापुर हो गया मेरठ में, अतरंजी खेरा हो गया ईटा के पास, ठीक है। ये जो हमारा हस्तिनापुर और अतरंजी खेरा है, ये हमारा कहाँ पे पाएगा? ये हमारा उत्तर प्रदेश में है। अब उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये पाया कि जितने भी हमारे लोग थे उस समय, वो हट्स में रहते थे और पशुओं को भी अपने साथ रखते थे, और बहुत सी जो क्रॉप्स हैं, अलग अलग टाइप की क्रॉप्स को भी उगाते थे। जैसे कि हमारा राइस हो गया, वीट हो गया, बार्ले हो गया, पल्सेस हो गया, शुगर केन हो गया, सीसम हो गया, और हमारा मस्टर्ड हो गया। चलिए अब हम देखते हैं महाजनपदास क्या थी। अगर हम आज से 2500 साल पहले की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि कुछ जो जनपदास थी वो दूसरी जनपदास से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई, और जो जनपदास जिनके बारे में हमने पढ़ा था जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई हैं, उनको हमने क्या कहना स्टार्ट कर दिया? उनको हमने कहना स्टार्ट कर दिया महाजनपदास, ठीक है। ये जो महाजनपदास थी, इनकी कैपिटल सिटीज़ भी होती थी, ठीक है। और इनमें से जो बहुत सी महाजनपदास होती थी, ये फोर्टिफाइड होती थी। फोर्टिफाइड का क्या मीनिंग हुआ? फोर्टिफाइड का मीनिंग हुआ कि इनके चारों तरफ लकड़ी की, ईंटों की या पत्थर की बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती थी। अब ये जो हम दीवारें बनाते थे, इसका रीज़न क्या होता था? तो यहाँ हम क्या देखते हैं, फोर्ट्स बनाने का क्या रीज़न होता था? फोर्ट्स बनाने का रीज़न ये होता था कि जो राजा होते थे उन्हें प्रोटेक्शन रहती थी, उनको डर होता था कि अगर दूसरे राजा हमारे ऊपर अटैक करें तो ये जो वॉल है हमारी, ये हमें प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। लेकिन जो कुछ रूलर्स होते थे वो इसलिए भी बनाते थे कि वो अपनी रिचनेस, अपनी पावर दिखा सकें, बहुत ही बड़ी बड़ी, बहुत ही इम्प्रेसिव वॉल्स बनाकर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, इस तरीके से जो भी लैंड थी और जो भी हमारा लोग थे उस एरिया में, फोर्टिफाइड एरिया में, तो उनको जो राजा है वो आसानी से कंट्रोल कर सकता था। और हम यहाँ पे क्या देखते हैं, जब हम इस तरीके की फोर्टिफाइड वॉल्स बना रहे हैं तो उसके लिए हमें बहुत ही अच्छी प्लानिंग की नीड होती थी, और उसमें हज़ार नहीं, कम से कम लाखों की ब्रिक्स और स्टोन्स की भी नीड होती थी। प्लस लेबर तो होगा ही होगा, तो लेबर अगर होगा तो उसके लिए हमें कम से कम हज़ारों मैन की, वुमेन की और बच्चों की ज़रूरत होती थी। और इनके लिए हम क्या करते थे? इनके लिए हमें रिसोर्सेज भी ढूंढने पड़ते थे। अब यहाँ हम क्या देखते हैं, यहाँ पे कौशाम्बी में एक फोर्टिफिकेशन की वॉल बन रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है ये आज के टाइम के इलाहाबाद में है। अब हम यहाँ क्या देखते थे कि जो कुछ नए राजा थे उन्होंने आर्मीज़ को मेंटेन करना शुरू कर दिया, आर्मीज़ को रखना शुरू कर दिया। जो उनके सोल्जर्स होते थे उनको रेगुलर सैलरीज़ दी जाती थी, ठीक है। और जो राजा थे इनको पूरे साल रखते थे। अब हम देखते हैं कि इनको जो पेमेंट की जाती थी, कुछ पेमेंट्स इनको पंच मार्क्ड कॉइन्स के द्वारा की जाती थी, यानी वो जो कॉइन्स होते थे उन पे कुछ ना कुछ बना होता था, किसी ना किसी की पेंटिंग या कुछ चित्र बने होते थे जिनको ये पंच करके बनाते थे, तो इसलिए इनको पंच मार्क्ड कॉइन्स कह दिया। अब आगे हम देखते हैं टैक्सेस।
चलिए अब देखते हैं हम टैक्सेस के बारे में। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो हमारे महाजनपदास के रूलर्स थे, अभी हमने पढ़ा कि उनको बड़े बड़े फोर्ट्स बनाने पड़ते थे और इनको बड़ी आर्मीज़ को मेंटेन करना पड़ता था। तो उसके लिए क्या होता था, उसके लिए इनको रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती थी। और अब इनको रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती थी तो अब ये क्या करते थे, उनको कलेक्ट करने के लिए इन्होंने ऑफिशियल्स रखे हुए थे। अब क्या था कि ये पहले तो जो भी इनको गिफ्ट्स मिलते थे किसी त्योहार पे, किसी ओकेजन पे, तो उससे पहले काम चलाते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये खाली ओकेजनल गिफ्ट्स पर डिपेंड नहीं रह सकते थे, क्योंकि अब इनको और ज़्यादा काम करना होता था। तो इसलिए इन्होंने रेगुलर टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। चलिए अब देखते हैं वो टैक्स क्या क्या थे और किस किस चीज़ों पर लगते थे। तो यहाँ हम देखते हैं जो टैक्स क्रॉप्स पे लगते थे वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते थे। ठीक है, जो टैक्स हमारे क्रॉप्स पे लगते थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते थे। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो लोग थे वो क्या होते थे, वो फार्मर्स होते थे। और जो इनका टैक्स होता था वो 1/6 पर फिक्स कर दिया गया था कि जो भी आपकी प्रोड्यूस होगी उसका 1/6 आपको राजा को देना होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो हमारे क्राफ्ट पर्सन है, जो कारीगर होते थे, उनके ऊपर भी टैक्स लगाए जाते थे कि जो भी वो काम कर रहे हैं तो उनको महीने के एक दिन वो राजा के लिए काम करेंगे। चाहे वो वीवर है, चाहे वो स्मिथ है, कोई भी है, लोहार है, कोई भी है, वो एक दिन, महीने के एक दिन राजा के लिए काम करेगा। अब अगर हम देखें हर्डर्स को, तो हर्डर्स का क्या काम होता था, हर्डर्स पे टैक्स लगता था कि जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उनको, राजा को थोड़ा बहुत उसमें से देना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता था, जितने भी हमारे गुड्स होते थे, जो भी हमारे गुड्स खरीदेंगे, बेचेंगे, उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। अगर कोई भी हमारा काम कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहा है, तो वो अगर उसको बेच रहा है या खरीद रहा है किसी भी चीज़ को, तो उसके ऊपर भी उनका टैक्स लगेगा। अब देखते हैं हंटर्स और गैदरर्स पे भी टैक्स लगता था। जो हमारे हंटर्स और गैदरर्स, जो भी उनको फॉरेस्ट से मिलता था या जो भी वो शिकार करके लाते थे, वो भी उनको राजा को देना होता था। चलिए अब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंजेस आए। तो यहाँ पे हम देखते हैं एग्रीकल्चर में हमारे दो बड़े बड़े चेंजेस आए। सबसे पहला जो हमारा चेंज था वो ये था कि पहले जो हम हल यूज़ करते थे, उन हलों का जो फॉल होता था सबसे पहले वो वुड का होता था, लेकिन अब हमने उनको चेंज करके आयरन का कर दिया। ठीक है, उनको हमने चेंज करके आयरन का कर दिया, जिससे हुआ क्या कि जितना टाइम हमें लकड़ी के हल से ज़मीन जोतने में लगता था, वो उससे कम टाइम हमें लोहे के हल से लगता था, और वो और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाता था काम। तो इससे क्या है, हमारी जो ग्रेन्स की प्रोडक्शन है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। दूसरा अब क्या हुआ, लोगों ने धान यानी पैडी को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। क्या हुआ कि लोग पहले क्या करते थे, बीज को फैला देते थे खेतों में, लेकिन अब उसकी जगह लोगों ने क्या किया कि धान के पौधों को ही उन्होंने उगाना शुरू कर दिया। अब क्योंकि उन्होंने धान के पौधों को ही उगाना शुरू कर दिया, तो उससे जो इनकी प्रोडक्शन है ये और ज़्यादा बढ़ गई, और बहुत से जो प्लांट्स हैं और ज़्यादा वो वहाँ पे सरवाइव कर गए। क्योंकि बहुत ही मुश्किल काम था, तो वहाँ के जो दास दासी या ऐसे जो लेबरर्स होते थे जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, वही ये सारे काम करते थे। चलिए अब देखते हैं मगध की तरफ। जो हमारा मगध है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महाजनपदा बन गया 200 साल के अंदर अंदर। और इसमें बहुत सी जो रिवर्स हो गई, हमारी गंगा, उसकी सहायक नदी यानी गंगा की ट्रिब्यूटरी हमारी सोन नदी, ये दोनों ही मगध से फ़्लो करती थी। और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होते थे ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर सप्लाई के लिए और लैंड को फर्टाइल बनाने के लिए। अब हम क्या देखते हैं कि जो हमारा मगध है इसका जो कुछ पार्ट है ये फॉरेस्टेड था, यानी मगध के कुछ पार्ट में हमारे जंगल होते थे। अब जंगल होते थे तो वहाँ पे एलिफेंट्स भी होते थे, तो ये क्या करते थे, उन जंगलों से एलिफेंट्स को पकड़ कर लाते थे और उनको आर्मी के लिए ट्रेन किया जाता था। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, जो हमारे फॉरेस्ट होते थे ये हमें घर बनाने के लिए वुड देते थे, कार्ट्स बनाने के लिए, रथ्स बनाने के लिए भी हमें वुड प्रोवाइड करते थे। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हमें आयरन ओर मिलता था। आयरन ओर हमारा किस लिए यूज़ होता था, आयरन ओर की जो माइंस होती थी वो मिलती थी। आयरन ओर की माइंस किस लिए हमारे काम आती थी, टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए हमारे काम आती थी।
आगे हम क्या देखते हैं, जो मगध है, मगध में दो बहुत ही पावरफुल रूलर्स होते थे हमारे, बिंबिसारा और अजातशत्रु, जिसको हम अजात शत्रु भी बोलते हैं, जिन्होंने हर अपना पूरा प्रयास किया कि वो दूसरी जनपदास को हथिया सकें, उनके लिए इन्होंने हर टाइप का प्रयास किया। अब देखते हैं तीसरे हमारे थे महापद्मानंदा। ये एक बहुत ही मतलब ये दूसरे इम्पोर्टेंट रूलर होते थे हमारे, जिन्होंने अपना कंट्रोल नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक कर लिया, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक इन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया। अब हम देखते हैं राजागृहा। जो हमारा राजागृहा था, जो आज के टाइम का राजगीर है, ये बिहार में है, ठीक है, और ये मगध की कैपिटल बना रहा बहुत सालों तक। अब बाद में हम क्या देखते हैं, बाद में हम देखते हैं जो इनकी जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दी गई, पाटलिपुत्र बन गया फिर इनका कैपिटल, जो आज के टाइम में हमारा पटना है। अब हम देखते हैं 2300 साल से ज़्यादा एक जो रूलर था, 2300 साल से पहले हमारा एक रूलर था अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो मैसिडोनिया में रहता था, यूरोप में, ठीक है। वो पूरे वर्ल्ड को कंकर करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने इजिप्ट के कुछ पार्ट्स को, वेस्ट एशिया के कुछ पार्ट्स को और हमारे इंडिया को कंकर किया। उस नदी के पास आए और इन्होंने आगे मगध पर जाना चाहा, तो इनके जो सोल्जर्स थे उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने इंडिया की जो हमारी आर्मी थी, फुट सोल्जर्स थे, रथ थे, हमारे एलिफेंट्स थे, उनकी जो ट्रेनिंग दे रखी थी हम लोगों ने, ठीक है, उनसे डर के इन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया। चलिए अब हम देखते हैं वज्जी को। ये जो है ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस बने एग्ज़ाम में, सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसको मैं अभी डिस्कस भी करवाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो हमारा मगध है, मगध बहुत ही पावरफुल किंगडम था, लेकिन उसी के ही पास एक जो विज राज्य था, विज, ठीक है, विज में एक अलग सी गवर्नमेंट, अलग सी एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, जिसको हम गण या संघ बोलते थे। अब ये जो गण और संघ था, यहाँ पे क्या होता था, एक नहीं बहुत सारे हमारे रूलर्स होते थे, जिनको सभी को ही हम राजा बोलते थे। कभी कभी हम क्या देख रहे हैं, हजारों हजारों लोग एक साथ ही रूल कर रहे हैं, ठीक है, और जब भी कोई भी रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं, कोई यज्ञ हवन कर रहे हैं, तो वो भी ये सारे साथ में बैठकर ही करते थे। फिर उसके बाद ये असेंबलीज़ ऑर्गेनाइज करते थे, और ये सारे उस असेंबलीज़ में मिलकर कोई भी चीज़ जो इनको करना है उसको डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे, वो सारा ही उन्हीं असेंबलीज़ में करते थे। अब हम क्या देखते हैं कि अगर इनको किसी शत्रु पे अटैक करना है, किसी एनिमी पे इनको अटैक करना है, तो ये क्या करेंगे, पहले वहाँ पे डिस्कस करते थे, मिलते थे, डिस्कस करते थे कि अब हमें किस तरीके से इनको अटैक करना है, क्या क्या जो भी इनकी प्लानिंग होती थी वहाँ पे मिलकर ये करते थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जितनी भी वुमेन्स होती थी, दास होते थे, कम्माकाराज होते थे, जो हमने पढ़ा, जिनके पास लैंड नहीं होती थी, ठीक है, वो इनमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे। आगे हम क्या देखते हैं, जो हमारे बुद्ध हैं, महावीरा हैं, ठीक है, वो सभी इनसे संबंध रखते थे, सभी इनसे बिलोंग करते थे। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो हमारा बुद्धिस्ट के बुक्स हैं, बुद्धिस्ट की बुक्स में हमें पता चलता है इनके बारे में, संघ की जो लाइफ है वो किस तरीके की होती थी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये जो गना है, गना क्या होता था, गना एक शब्द था जो कि बहुत से लोगों के ग्रुप के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। और जो हमारा संघ है, संघ एक टाइप की हमारी ऑर्गेनाइजेशन, एक टाइप की हमारी संस्था या एसोसिएशन होती थी। चलिए आगे हम यहाँ पे क्या देखते हैं, ये एक पेज है, एक बुद्धिस्ट बुक है, दीघ निकाय। ये जो दीघ निकाय है, ये एक बुद्धिस्ट, फेमस बुद्धिस्ट बुक है, ठीक है, और इसमें बुद्ध की बहुत इंपॉर्टेंट कुछ स्पीचेस दे रखी हैं, जो कि आज से 2300 साल पहले ही लिखी गई हैं। तो यहाँ पे क्या दिखाया हमें कि जो अजातशत्रु होता है, अजातशत्रु होता है, वो वज्जी पे अटैक करना चाहता है, और वो अपने मंत्री को बुद्ध के पास भेजता है, ठीक है। उनके जो मंत्री थे उनका नाम था वस्साकारा, वो उनको बुद्ध के पास भेजते हैं इस मैटर पे एडवाइस लेने के लिए। तो बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या जो वज्जी की मीटिंग्स होती हैं, जो उनकी असेंबलीज होती हैं, वो रेगुलरली हो रही हैं? तो जब उनको पता चला कि हाँ वो रेगुलरली हो रही हैं, तो उन्होंने कहा कि जो वहाँ के लोग हैं वो उन्नति करते ही रहेंगे, उन्नति करते ही रहेंगे जब तक वहाँ पे पूरी असेंबलीज़ हो रही हैं, वो लोग आपस में मिल रहे हैं,
ठीक है, एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आपस में जो भी उनके नियम हैं, जो भी उनके रूल्स हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। जो बड़े हैं, बड़ों का सम्मान कर रहे हैं, उनकी बातों को मान रहे हैं, उनकी बातों पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, जो वहाँ की वुमेन्स हैं, वहाँ के वुमेन्स पे फोर्स नहीं हो रहा है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हो रहा है, उनको अच्छे से रखा जा रहा है। ठीक है, वहाँ पे जो है संतों का मान सम्मान हो रहा है। ठीक है, वो कहीं पे भी जा सकते हैं। तो जब तक ये सब वहाँ पे हो रहा है, तब तक वहाँ के जो लोग हैं, वो जीतते रहेंगे। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इसके बाद भी बहुत से राजाओं ने इन संघ को जीतना चाहा कि हम यहाँ पे जीत जाए इनको, लेकिन इसके बाद भी 1500 ईयर्स तक ये जो है ये चलता रहा। एंड में क्या हुआ, जो गुप्ता रूलर्स थे, इन्होंने जो ये गण और संघ थे, इनको जीत लिया। ठीक है, और उसके बाद जीत कर इन्होंने इनको अपने राज्य में शामिल कर लिया। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आपके पास कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व की जाएगी, आपके डाउट्स जो ज़रूर लिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्ते।